हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? हियर आई एम very emotional at this point. This is going to be the last session of this NCERT solution series. This was an amazing journey with all of you. You guys have supported so much. आप सभी ने इतना प्यार दिया, आप सभी ने इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया है, काफी बार देख के तो इमोशनल हो जाता हूँ। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जैसा भी इसको गिनना है, वी आर एट लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज। हम इसके लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं एंड दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो ये हमारा इस सीरीज का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपको सीधा जाना है बोर्ड एग्जाम में और मचा देना है छोटे। तो हम इस सेशन में इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही है, तो मैं आप सभी को उन थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर को कंसेप्ट के वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज, एज आई से दिस इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेशन। मैं आपको यहाँ पे उसके पिछले 10 साल का एनालिसिस भी दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इजी है, सुपर इजी है। क्या ये चैप्टर से मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है? हाँ, आने के चांसेस है। मतलब इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी आएंगे। ठीक है, दूसरा, इस चैप्टर को सीखने में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने। सोचो इससे खुशी वाली बात क्या हो सकती है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर एंड हियर वी आर at this amazing chapter of semiconductors. ठीक है, let's get started with last 10 years analysis. बाद में हम लेक्चर के बाद में दो चार चीजों पे बातें करते हैं, ये खत्म कर लेते पढ़ा के, फिर हम दो चार मुद्दों पे बातें करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस मेरा शेयर करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, या फिर मैं जब स्टूडेंट था तो ये मैं यूजुअली क्या करता था जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं। वैसे मैं कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं रहा हूं, बट स्टिल जो मेरी मेथोडोलॉजी है शायद वो आप लोगों को हेल्प करे। तो विल टॉक एट द एंड ऑफ द सेशन। तब तक के लिए बने रहिए, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए। हियर्स द लास्ट 10 years analysis. On y-axis, these are number of questions in last 10 years being asked. On x-axis ये है अलग अलग टॉपिक नंबर। ये 14.2, ये 14.3, आप देख सकते हो यहाँ पे 14.7, ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स है। 14.6 टॉपिक है which is semiconductor diode। ये सब p टाइप, n टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये सब है। अब ये अलग अलग टॉपिक के नंबर्स है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक 14.6 टॉपिक, 14.6 इज डायोड पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो इसको अगर हम बात करें, इसमें देखो ये कलर रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, दिस कलर रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, दिस कलर रिप्रेजेंट्स SA1 टाइप, दिस कलर रिप्रेजेंट्स SA2 टाइप, दिस कलर रिप्रेजेंट्स LA टाइप क्वेश्चंस। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये टॉपिक में अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वाले की बात करूं, ये ग्राफ की, तो वो दो बता रहा है, दो। तो 14.6 टॉपिक से दो एमसीक्यूज पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। अगेन दो वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं 10 साल में। आप यहां देखोगे तो 5 SA1 टाइप पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। यहां देखोगे तो 4 SA2 टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल में, और 2 LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। यानी कि इस सिंगल टॉपिक से, आउट ऑफ एंटायर फिजिक्स, जस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड उसमें भी सिर्फ इस टॉपिक से अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से ही 6 और ये 9, देख रहे हो कि नहीं। तो 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं, जस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप उसमें अगर इसको इंक्लूड कर दोगे तो आपका चैप्टर इधर ही पूरा अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ ये दो टॉपिक्स, डायोड और रेक्टिफायर्स। ठीक है, अच्छा सा टॉपिक है। जो भी बच्चे मेरे साथ बोर्ड बूस्टर 2.0 में हैं, आई होप कि आप लोगों को मैं, मतलब अभी तो टाइम है उसको, लेकिन बोर्ड बूस्टर 2.0 में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू डू एंटायर थिंग इन वेरी मच डिटेल। I myself is an electronics engineer. Semiconductor chapter is a study of electronics. यस, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ना है आपको आगे जाके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है तो सेमीकंडक्टर्स ही पूरी जिंदगी पढ़ना है। मैंने 4 साल तक यही सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। आई नो एवरी इन एंड आउट, डायोड, सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यू पी टाइप, क्यू एन टाइप, उसके अंदर क्या होता है, एवरी डिटेल। ओके, ये चैप्टर में मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो रुकता नहीं है बोलते बोलते। मेरा दिल करता है और ये बता दूं, और ये बता दूं, और ये बता दूं। इतना खूबसूरत है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स।
जब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में बटन दबा रहा हूं तो अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब मुझे समझता है कि मैं बटन दबाऊंगा तो ये होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की खास बात होती है। मैं अभी किसी को कॉल कर रहा हूं या मैसेज कर रहा हूं तो वो मैसेज किस हिसाब से मैं जो टाइप कर रहा हूं वो कैसे फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो लिख के कैसे 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 वो तुम्हारे फोन तक आ रहा है। जो मैं अभी ये बोल रहा हूं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड होके कैसे लैपटॉप में जा रहा है या पीसी में जा रहा है। यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या सिक्योरिटी कोड है, वहां पे जो साउंड आया मेरा वो एग्जैक्टली वही है कि नहीं जो मैंने बोला। वरना मैंने बोला यहाँ आई लव यू और वहां पहुंच गया आई हेट यू, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ब्रॉडकास्ट होके यूट्यूब के आपके थ्रू आ रहा है, ये सब कैसे होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। मेमोरी कार्ड में क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करता है, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है, ऑल दोस थिंग्स। रिमोट के अंदर हम बटन दबाते तो अंदर क्या 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 होगा, एवरीथिंग। आई जस्ट लव दिस टॉपिक, बट मैं अभी वो सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आप सभी को कि दिस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। इफ यू गेट अ चांस तो इसको अच्छे से सीखिएगा। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को तो ये सिखाया ही जाता है, लेकिन आप अगर चांस मिले तो इसे सीखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ये एक फेवरेट टॉपिक रहेगा। बट ऑब्वियसली यू नीड टीचर लाइक दैट। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे टीचर मिले इंजीनियरिंग में, 2-4 ऐसे टीचर, सारे नहीं ऑब्वियसली, देयर वर सम टीचर्स जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट ही निकाल दिया। मुझे लगता है इंजीनियरिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, अरे यार कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, क्या ये मोटर, क्या है ये प्रोसेसर, कुछ नहीं। लेकिन 1-2 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरा इंजीनियरिंग के ऊपर भरोसा वापस उठाया। तो वो टीचर्स, कुछ टीचर्स ऐसे होते बेटा जो आप लोगों को पूरी दुनिया पलट के देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, ही नेवर एवर टॉक्ड एनीथिंग जो मोटिवेशनल बातें या ऐसा कुछ नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। टू द पॉइंट टीचिंग, टू द पॉइंट टीचिंग, दैट लेवल ऑफ टीचिंग जिससे आप सब्जेक्ट से प्यार कर बैठते हो। मैं ऐसे टीचर को अपना इंस्पिरेशन मानता हूं, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, बिना कोई टाइम पास कराए, बिना कोई इधर उधर की बातें किए। ही यूज्ड टू टीच, जस्ट टीच। मैं वो टीचर के बारे में आपको नाम बताऊंगा, यू कैन सर्च हिम ऑन यूट्यूब। ही इज अ लेजेंडरी टीचर। आई वाज फैन ऑफ हिम, लिटरली आई वाज फैन ऑफ हिम। मैं खुद 1.5 घंटा 1 घंटे के ऊपर ट्रैवल करके उसके लेक्चर में जाता था। वो टीचर, मतलब मैं अकेला तो 1 घंटा ट्रैवल कर रहा हूँ, 30-45 मिनट, 45 मिनट 1 घंटे की जर्नी होती है, उतना तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करके उसके यहाँ लेक्चर जाता था। कुछ कुछ लोग तो 1-1.5 घंटा ट्रैवल कर करके और दूर से आते थे। मुंबई में बांद्रा है, बांद्रा पे सलमान खान जा रहा था ना भाई, वही स्टेशन बांद्रा, शाहरुख खान भी वही रहता है बांद्रा में, वही स्टेशन बांद्रा, वहां पे उनके क्लासेस हुआ करते, तो मैं जाता था वहां पे। और ये सर 3 घंटे का क्लास रखते थे शाम को 6 से 9, 6 से 9, क्योंकि दिन में कॉलेज होता था, 9 to 5 का यूजुअली कॉलेज होता था हमारा इंजीनियरिंग। या मचा रहता है इंजीनियरिंग में तो 5 बजे के बाद हम निकल जाते थे, 6 बजे वहां पहुंचते थे। कुछ कुछ लोग तो 4 बजे कहीं पालघर, थाने, दूर दूर से आते हैं, 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके, और वो टीचर 3 घंटे के लेक्चर में 3 घंटा लेट। 5 बजे के 6 बजे का लेक्चर होता है, वो टीचर 8:30 बजे आता है। नो बड़ी कंप्लेंट्स, क्योंकि वो हम उससे सीखने के लिए मरते थे। कभी भी आए सिखा के जाए, बस कभी भी आए सिखा के जाए। आई वॉज फैन ऑफ हिम। आप, उनका नाम है भरत आचार्य। भरत आचार्य माइक्रो प्रोसेसर लिखोगे, यू विल डेफिनेटली गेट हिज यूट्यूब चैनल। जस्ट सी द वे ही टीचेस। वो आपको अपने साथ में फैन कर देंगे, आंखों में आंखें डाल के यूं पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो मैं ही खुद कर रहा हूँ। मजा आ जाएगा, देख लेना उनको, यूट्यूब पे ही आपको उनका लेक्चर्स मिलेगा, भरत आचार्य। सो अगर आपको, आप उनके साथ बात करो कुछ, तो आप उनको मेरा नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। एनी विच वेज, चलो तो हम अभी बढ़ते हैं आगे। ये सारे टॉपिक्स है, आप इसमें से ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हियर वी गो अहेड। ये है आप सभी के लिए माइंड मैप। दिस इज द माइंड मैप विच यू विल बी यूजिंग बेटा। ये है माइंड मैप, आप इसको यूज कर सकते हो फॉर योर रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज दिया है जस्ट बिकॉज ये थोड़ा पुराने सिलेबस वाला है, विच हैज ऑल द टॉपिक्स। बट आपको यहाँ पे जो जो कुछ कुछ टॉपिक्स है वो नहीं करने, जैसे जीनर डायोड नहीं करना है, फोटो डायोड नहीं करना है, एलईडी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। बाकी मेजोरिटी चीजें है। अभी तो लॉजिक गेट्स, ओके तो ये चीजें हैं जो आपको ये काम आएगा आगे जाके, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस। आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको नोट्स में से। हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे काम भी आएगी, जैसे आप देख सकते हो इंसुलेटर और एनर्जी गैप ऑफ एनी
GeG यानी जर्मेनियम, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.72, अच्छा नंबर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीजें जो यहाँ दी हुई ना वो बहुत डिटेल्ड है, वो बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। मैं आपको सब कराऊंगा, जो जो क्वेश्चंस आएंगे उसके थियोरी के हिसाब से बताऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन पिक करते हैं, उन क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कम ऑन, आर यू गाइस रेडी? सो हियर्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एन टाइप silicon, which of the following statement is true? In an n-type silicon, which of the following statement is true? n टाइप की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट के ऊपर बाद में, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन बाद में देखेंगे। n टाइप है हमारे पास में सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनो, मैं आपको इसमें कंसेप्ट भी समझा दूंगा ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आप पता होगा तो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो आप 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होना नहीं चाहोगे, या 4 इलेक्ट्रॉन को लेके भी स्टेबल होना नहीं चाहोगे, दोनों इक्वली टायरिंग काम है। तो वैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करना चाहते, इलेक्ट्रॉन अपने आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, ताकि उनकी ऑर्बिट पूरी हो जाए। तो वो यूजुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, ठीक है, जैसे कार्बन भी कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। तो बात यहां पे ये है कि ऐसे हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि आप उनको देखोगे तो दूसरे एटम्स को बुला लेंगे अपने आसपास। जैसे एक सिलिकॉन, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां एक सिलिकॉन को बुलाएगा, 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 चारों सिलिकॉन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयर करेगा, पूरा लेके जाए ऐसा नहीं, शेयर करेगा। उसके पास जो 4 है वो तो रहे, इसको बोलेगा तू एक दे, इसको बोलेगा तू भी एक दे, इसको बोलेगा तू भी एक दे, इसको बोलेगा तू भी एक दे। तो इसके साथ खुद के जो 4 थे वो इन चारों से जो शेयरिंग का एक एक आया वो उसकी ऑर्बिट वर्चुअली तो कंप्लीट हो गई, सो दैट बिकम्स स्टेबल। अब ऐसे तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो गए सबके। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल एट 0 केल्विन, जब हीट की बात ही ना कर रहे हो, सराउंडिंग में हीट ही ना हो, दे आर इंसुलेटर, दे आर प्योर इंसुलेटर्स। बट फिर रूम टेम्परेचर पे जब हम आते हैं, रूम टेम्परेचर है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट कि वो हीट उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिले, और इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंगेज है ना, उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए तो अपनी जगह छोड़ के, अपनी बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए। अब ये बॉन्ड जो अपनी जगह छोड़ के बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलोगे, और वो जिस बॉन्ड में से जगह छोड़ के आया ना, तो उस बॉन्ड में जो जगह बन गई, उस बॉन्ड को जो जगह बनी, उस जगह को आप होल बुलाते हो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन मूव कर करके चार्जेस देगा ही, लेकिन उस बॉन्ड में गैप है, अभी वहां कोई इलेक्ट्रॉन आके रह भी सकता है, फिर दूसरे आगे अगर कोई बॉन्ड में जगह है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वो बॉन्ड के गैप में भी जा सकता है। तो दैट गैप इज बीइंग यूज्ड नाउ, दैट गैप इज कॉल्ड एज होल्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो सिर्फ ये गैप बचेगा ना, तो ये हमारा होल है। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नाउ विल गो अहेड। तो हमने क्या सोचा, अगर हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में जहां कोई सेंटर का एटम, जैसे कि ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, सामने वाले से एक ले लिया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से एक ले लिया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से एक ले लिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से एक ले लिया, सारे सिलिकॉन है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एटम डालूं यहाँ पे जो ट्राइवेलेंट है, जो कैसा है, ट्राइवेलेंट है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा, इससे तो ले ही लेगा, इससे लेगा जरूर, लेकिन इसको देने के लिए यहां कुछ नहीं है, तो यहां एक गैप रह जाएगा। समझ में आ गया? तो जब यहां एक गैप रह जाएगा तो उस गैप में होल, उस गैप को होल बोला जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आके रह सकता है थोड़ी देर, फिर आगे भी जा सकता है। तो ये होल्स भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन्वाइट करके आगे लेके जाने के लिए। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम पी टाइप मटेरियल। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर, बट उसके बीच में हमने एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जो ट्राइवेलेंट एटम का है। ट्राइवेलेंट यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो ट्राइवेलेंट मटेरियल डालोगे तो वो बन जाएगा पी टाइप। इसी तरह से अगर मैं बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल डालता, तो बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटम डालोगे तो एक इधर देगा, एक इधर देगा, एक नीचे, एक इधर, 4 तो यूज हो गए, एक बचा। वो जो बचा दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इधर उधर इधर उधर घूम सकता है। तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, अगर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो इट बिकम्स एन टाइप। तो एन टाइप में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, एन टाइप में कौन बना रहे हैं, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको बेटा,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज लेके जाते हैं। एन टाइप में इम्प्योरिटी हम कैसी डालते हैं, मतलब हमारे साथ प्योर सेमीकंडक्टर जो था उसमें हम कैसी इंप्योरिटी डालते हैं ताकि वो एन टाइप बने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाली, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। पेंटावेलेंट खुद का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है, तो डोनर इंप्योरिटी डालते हैं। ठीक है, डोनर इंप्योरिटी बोलो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बोलो एक ही बात है। ये सारी चीजों को यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जो बोल रहा हूं, पहले प्योर सेमीकंडक्टर जो था उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ डालने का सोच रहे तो वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, इट विल हैव मोर होल्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन्स। सो होल्स आर द free holes are something which are going to conduct electron, holes are something which are going to कंडक्ट चार्जेस, क्योंकि होल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठेगा तो अल्टीमेटली हम ऐसा मानेंगे होल मूव कर रहा है। आप खाली चेयर से आगे चले जाओ, आप आगे गए लेकिन चेयर खाली वाली भी तो पीछे है ना। अभी समझ में आ गया? ये ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होल्स के साथ यूज होता है। तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज पी टाइप। वहां पे आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हो, तो जो इंप्योरिटी डालने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डोपिंग। समझ में आ गया? डोपिंग इज अ प्रोसेस जहां पे हम इंप्योरिटी डालते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करोगे, इट विल गिव यू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट दैट टू पी टाइप, जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। और इसी तरह से अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने का सोचे तो इट विल गिव अस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो जो हमें मटेरियल मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज एन टाइप। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप मटेरियल हो गया वो। ठीक है, इट विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल हैव majority of charge carrier is electrons. Okay, in n type silicon की बात करें, silicon is the best thing बेटा। silicon से best semiconductor, actually silicon से अच्छा semiconductor है germanium is better semiconductor than silicon। कार्बन से अच्छा है सिलिकॉन, सिलिकॉन से अच्छा है जर्मेनियम। इट इज जस्ट लाइक कि हमारे पास आयरन है विच इज अ गुड कंडक्टर, उससे अच्छा कंडक्टर है कॉपर, उससे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर के तार क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सिल्वर इज कॉस्टली, सिल्वर इज लिमिटेड। हम सिल्वर को नहीं यूज कर सकते हर जगह, इकोनॉमिकल भी नहीं है। इसी तरह से जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर में, वो भी इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन सिलिकॉन जो दूसरा मटेरियल है, जैसे सिल्वर के बाद हमारा दूसरा मटेरियल था कॉपर, तो कॉपर सस्ता है, हर जगह यूज कर सकते हैं, अबंडेंट अमाउंट में है भी। इसी तरह जर्मेनियम के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन बहुत अवेलेबल है, अबंडेंट है, क्योंकि मिट्टी से मिलता है सिलिकॉन। तो सिलिका, सिलिका यानी मिट्टी, मिट्टी से मिलता है सिलिकॉन। सो सिलिकॉन इज इजीली एक्सट्रैक्टेबल, दैट इज व्हाई वी यूज सिलिकॉन मोर ऑफन। तो सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर होता है, और इससे क्या होगा, सस्ता होता है, क्योंकि बहुत सारा अवेलेबल है तो सस्ता होता है, सस्ता होता है तो हम सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्डेबल हो जाता है। अभी आप ये स्टूडियो में इतना सारा सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। तो जितना मेरे लिए सिलिकॉन सस्ता होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, उतना ही मेरे लिए वो आइटम भी सस्ता होगा। ठीक है, नाउ चलो बहुत हुआ ये सब डिस्कशन। नाउ लेट्स कम टू दिस डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। इफ एन एन टाइप सिलिकॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन एन एन टाइप सिलिकॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एन टाइप सिलिकॉन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, हाँ ये इतना तो सही लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सही है। ट्राइवेलेंट एटम्स, नहीं, ये रॉन्ग है, तो पूरा ऑप्शन हट गया। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर ही रॉन्ग हो गया। आगे तो बात पेंटावेलेंट, बाकी ये बात सही कर रहा है वो। तीसरा, होल्स आर माइनॉरिटी, ये सही है, होल्स माइनॉरिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं, या ये भी सही है, तो ये कंप्लीटली सही है, ये तो गलत हो गया। ये बात कर लेते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी, यही रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें एक्स्ट्रा कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। समझ में आ गया? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करते हैं। डोपिंग इज लाइक एडिंग एन एटम, एटम्स को हम पार्ट्स पर मिलियन में डालते हैं, 1 मिलियन में दो एटम, ऐसा। अगर मैं बोलूं 10 पार्ट्स पर मिलियन, 10 ppm की डोपिंग करनी, ऐसा मुझे कोई बोले, 10 ppm यानी कि 10 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन एटम में 10 ऐसे एटम डाल, 10 ऐसे डाल दो, समझ में आ गया? पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है, 1 मिलियन का 10 पार्ट।
ऐसा समझते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है, कैसे आया ये आप देख लो। MCQs ही है, दिस आर वेरी इजी। 14.2 कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में कौन सा पी टाइप के लिए ट्रू है? पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। होल्स क्यों है? क्योंकि उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली है और इसीलिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, इतना तो सही है। ट्राइवेलेंट डालोगे ये सही है, पेंटावेलेंट डालोगे ये रॉन्ग है ना। होल्स आर माइनॉरिटी ये रॉन्ग है, होल्स आर मेजॉरिटी, तो ये भी तो रॉन्ग हो गया पूरा, ये पेंटावेलेंट वाला भी रॉन्ग हो गया। होल्स आर मेजॉरिटी, यस ये सही है। कैरीज अ ट्राइवेलेंट, यस ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर फॉर पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है समझ गया ना। आपको बता दूं कि हमारे पास में जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स आप इसे नोट भी कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स जितने भी होते हैं उसमें एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को मैं एक्चुअली ना याद रखता हूं प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो प्योर होते हैं एक तरीके से, और दे आर बैड कंडक्टर, सुपर इंसुलेटर होता ही है। दे आर बैड कंडक्टर्स, वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करते हैं, इनमें डोपिंग करते हैं। हम डोपिंग करते हैं यानी कि दूसरे एटम्स इसमें इंक्लूड करना चालू करता है, तो डोपिंग के बाद दे बिकम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोपिंग के बाद दे बिकम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक में दो टाइप होता है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, बेस्ड ऑन आपने कैसा वाला मटेरियल डोप किया है। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी अगर डोप करेंगे तो वो हो जाएगा पी टाइप मटेरियल। इसी तरह अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करेंगे तो वो हो जाएगा एन टाइप मटेरियल, याद रहेगा। दूसरा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, तो ये तो हमें समझ गया, ये पी टाइप भी समझ गया। नेक्स्ट इसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि होल्स है, आप ऐसे ऐसे ये सिंबल होता है होल्स का, पॉजिटिव और सर्कल। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, विच इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, हाँ कि ना? कम ऑन एवरीवन, सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। हाँ वो तो हमें पता है, कार्बन के भी बाहर 4 ही होते हैं, 1 2 3 4, है ना। कार्बन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। दूसरा है सिलिकॉन, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तीसरा है जर्मेनियम, Ge, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, ठीक है, वो तो हमें पता है। दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। हमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है ना, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है H, He, Li, Be, B, C, N, O, चलो C की बात करो, कार्बन, H, He, Li, Be, B, C। तो कार्बन ऐसा है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, 4 प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन की बात थोड़ी देर जाने दो। पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिट है? कम ऑन, 2 नहीं, रॉन्ग बेटा। मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी सिखाया है, जहां पे हमने पढ़ा है कि एटॉमिक फिजिक्स में, आपने याद है कि नहीं, आपने पढ़ा है ये कि हर एटम के पास में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है। ऑर्बिट्स आर नथिंग बट एनर्जी लेवल्स। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया था, याद करिए। लेकिन उसके पास फील्ड जो है वो 2 ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो 2 ही है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई ऑर्बिट ही नहीं है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड। इस ऑर्बिट को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ऐसे बता दिया। उसके बाद उसके ऊपर की सारी ऑर्बिट्स जो भी एनर्जी लेवल्स है वो सबको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर की सारी ऑर्बिट्स को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसका कंसेप्ट समझो बेटा, कंडक्शन बैंड। मैं कंडक्शन बैंड को इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट गिव इलेक्ट्रिसिटी, दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद में अपनी ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर के ऑर्बिट में चला गया, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ऑर्बिट में जाता है
जैसे यहां से यहां गया तो कंडक्शन ऑर्बिट में चला गया, यानी कि वो अभी एटम का हिस्सा नहीं रहा, एटम से दूर चला गया, एटम का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो इसका मतलब अभी वो कंडक्शन बैंड में चला गया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इट इज इजी टू मूव फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबसे कम ये जो दो बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जितना इन दोनों के बीच में गैप कम होगा उतना ही कम एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना पड़ेगा। जितना इन दो बैंड में गैप ज्यादा, उतना ही ज्यादा एनर्जी लेके जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन कंडक्टर्स की बात करूं, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनके कंडक्शन बैंड और उनके वैलेंस बैंड ऐसे मर्ज हो जाते हैं आपस में, उनका वैलेंस बैंड और उनका कंडक्शन बैंड मर्ज हो जाता है। बहुत फेमस डायग्राम है ये, ठीक है, एनर्जी ऑन वाई एक्सिस है। अगर मैं आपको बताऊं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में बहुत एनर्जी चाहिए, एंड दैट मच एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेट इजीली। समझ में आ गया? तो बहुत गैप होता है, यूजुअली आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का भी गैप हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये गैप कम हो तो सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में भी अलग अलग सेमीकंडक्टर्स, सबका गैप अलग अलग होगा, तो जर्मेनियम का सबसे कम होता है, इट इज द बेस्ट वन। उससे कम सिलिकॉन का होता है, सॉरी, उस जर्मेनियम का सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा सिलिकॉन का होता है, उससे थोड़ा ज्यादा कार्बन का होता है। कार्बन हैज द एनर्जी गैप ऑफ द मैक्सिमम, सिलिकॉन का उससे कम है, कार्बन का उससे ज्यादा है, ठीक है, और सिलिकॉन के कंपेयर में कम है जर्मेनियम का। बट मैंने बताया जर्मेनियम इज कॉस्टली, दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज इट नॉर्मली। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो, जर्मेनियम का, सॉरी, कार्बन का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको एनर्जी बैंड क्या है ये सब थोड़ा बहुत आइडिया लगा, ठीक है, देख लो आप, हियर इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलो, विल गो अहेड नाउ। पी अनबायस्ड पीएन जंक्शन, देयर इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन, यानी कि हमारे पास पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, इसको कहीं कनेक्ट नहीं किया आपने, जब आप उसको कनेक्ट ना करो तब वो अनबायस्ड है। कोई पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दो तो वो बायस्ड हो जाएगा, भले वो फॉरवर्ड बायस हो कि रिवर्स बायस्ड हो, लेकिन बायस्ड हो जाएगा। तो जब आप एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करते हो तो यहां पी टाइप में बहुत ज्यादा होल्स होते हैं और एन टाइप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहां वो ज्वाइन होने वाले होते हैं ना, जहां वो मर्ज होने वाले होते हैं, वहां ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहां होल ज्यादा है, यहां होल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन है। होल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जगह। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के ये होल्स में आ जाता है और यहां होल्स क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए दिस इलेक्ट्रॉन विल स्विच ओवर हियर, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्विच होंगे तो आप यहां पे इस सेमीकंडक्टर में देखोगे कि थोड़े इलेक्ट्रॉन एन टाइप से शिफ्ट होके यहां आ गए जो पी टाइप के बाजू दिख रहे हैं, और वही होल्स यहां क्रिएट हो गए अचानक से। तो ये प्रोसेस होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आ रही है, हम नहीं बना रहे। इसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज देने से ये हट भी जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। इतने रीजन को जहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गए, क्योंकि यहां पी टाइप है, यहां ज्यादा करके होल्स होने वाले, बट उसके नजदीक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां एन टाइप है, यहां ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन्स होने वाले, उसके नजदीक होल्स आ गए, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में होल, ये उल्टा हो गया। समझ में आ गया? तो पी से एन आपको दिख रहा है ना, पी से एन यहां पे, बट यहां देखोगे तो यहां पॉजिटिव वाला यानी कि पी वाला, और यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला यानी कि एन वाला, तो यहां उल्टा है। जो आप नॉर्मल पीएन जंक्शन में करोगे उससे उल्टा बिहेव करेगा ये रीजन, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। वो उन दोनों को ज्वाइन करते वक्त की जो प्रोसेस होती है, जिसको फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, उस फैब्रिकेशन के वक्त में हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं, अल्टीमेटली यहाँ लोअर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। और इसी को आप अगर 5 वोल्ट दे रहे हो तो जर्मेनियम में इसको कटाने के लिए 1.1 वोल्ट दे देना पड़ता है ताकि आप उसको हटा दो। सॉरी, सिलिकॉन में उतना 1.1 वोल्ट
दे देना पड़ता है ताकि ये इतना का काम खट जाए। तो आप 5 वोल्ट दोगे तो 1.1 वोल्ट ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हटाने के लिए 1.1 वोल्ट चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए 1.1 वोल्ट चाहिए। फॉरवर्ड बायस में बात कर रहा हूं। रिवर्स बायस में यही डिप्लीशन रीजन में काम आता है। रिवर्स बायस में इस डिप्लीशन रीजन की वजह से करंट ऐसे नहीं जा पाता, तो इट बिहेव्स लाइक अ स्विच। आप ऐसा मान लो कि ये ऐसा सेमीकंडक्टर डायोड जो है एक ऐसा मटेरियल बन जाता है हमारे लिए डायोड जिसमें करंट एक ही बाजू जाए। इसीलिए जो एरो है ना बेटा सेमीकंडक्टर डायोड का एरो, ये एरो में देखो ट्राइंगल एक ही बाजू एरो दिखा रहा है और फिर वापस आने के लिए ऐसा बैरियर दिखा रहा है। ऐसे आने चाहोगे तो ये बैरियर बैठा है, ऐसे जाना चाहोगे तो ये एरो दिखा है। चलो उधर जा सकते हो, इधर नहीं आ सकते, ये उस सिंबल का भी मीनिंग है। सो फॉर दैट रीजन आपको यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं रॉन्ग है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं हमने तो लगाया ही नहीं, उसको अनबायस्ड रखा है। होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन द कंपेयर टू, यस राइट है, होल्स ज्यादा है पी टाइप में तो इन इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आ जाते हैं वहां पे। ये थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, रीड कर लो। कूल। When a forward bias is applied to PN junction, P-type, N-type PN junction diode, PN junction diode को आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक P टाइप पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करो, N टाइप पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करो। इसको पॉजिटिव कनेक्ट किया P टाइप से, नेगेटिव कनेक्ट किया N टाइप से, यानी कि वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल इज वोल्टेज एट P टाइप इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट N टाइप। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन। फॉरवर्ड बायस का कंडीशन आपको कोई पूछेगा तो बोलने का वोल्टेज एट पी टाइप इज हायर देन वोल्टेज एट एन टाइप। यहां आपने अगर बोला कि +5 वोल्ट दिया, यहां -5 दिया, तो ये ज्यादा है, ये वोल्टेज कम है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, करंट फ्लो करेगा। आप बोलोगे इधर +5 है, इधर +2 है, अभी भी ये +5 इज ग्रेटर देन 2, तो अभी भी करंट यहां फ्लो ही करेगा, हायर से लोअर यही फ्लो करेगा, इसीलिए अभी भी फॉरवर्ड बायस है। आप बोलोगे इधर 0 है, इधर -2 है, तो 0 और -2 इज लेस, तो यहां पे आप देखो 0 इज ग्रेटर, तो 0 ग्रेटर अभी भी, तो करंट अभी भी ऐसा ही फ्लो करेगा, हायर से लोअर। लेकिन ये उल्टा की सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन होता है, ये हटा दो यार, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जो कंडीशन होता है वो ये होता है। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर। एक अच्छा कंडक्टर होता है ना, वैसा बिहेव करता है, सिर्फ करंट को जाने देता है, करंट को ऐसे जाने देता है। लेकिन कब, एक ना आपको मैंने कहा बीच में डिप्लीशन रीजन बना था, उस डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए, उसको तोड़ दिया ना फिर करंट बढ़ेगा। तो यहां करंट y एक्सिस पे, x एक्सिस पे वोल्टेज, आपको हल्का सा करंट चाहिए, उस करंट को दे दो, सॉरी हल्का सा पोटेंशियल चाहिए, जैसे सिलिकॉन डायोड है, उसको तोड़, उसके बीच के डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए 1.1 वोल्ट देना पड़ेगा। जर्मेनियम डायोड उसके बीच के रीजन को तोड़ने के लिए 0.67 वोल्ट देना पड़ेगा। उतना दे दो, उसके बाद बाकी का करंट फ्लो करेगा। तो उतना आपने यहां डोनेट कर दिया, उसके बाद करंट फ्लो करता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। एक्चुअली ओहम्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है, आप यहां से उसको नी से बैंड कर दो तो ऐसा झुक जाएगा ना बेटा, तो ये हो गया नी वोल्टेज, याद रहेगा। अरे यार ये बटन क्यों नहीं चल रहा है? चलो जो भी है, समझे कि नहीं समझे पता नहीं, ये चल क्यों नहीं रहा है, छोड़ो। ये फॉरवर्ड बायस में समझा। अब रिवर्स बायस की बात करो। रिवर्स बायस एक ऐसा बायस है बेटा, रिवर्स बायस में यही पीएन जंक्शन डायोड होता है और उसमें यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव होता है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ठीक है। अब पोटेंशियल एट एन टाइप इज ग्रेटर बेटा, पोटेंशियल एट एन टाइप इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पी टाइप। देखो यहां ज्यादा पोटेंशियल है एन टाइप पे और पी टाइप पे कम है, इसका मतलब करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बैरियर उसको आने नहीं देगा। तो इसीलिए आप मान लो कि यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो अगर यही ग्राफ को अगर मैं पहले आपको बताऊं, ऐसा कंटिन्यू कर दूं, तो इस ग्राफ में यहां नेगेटिव करंट है, आपने उल्टा सप्लाई लगा दिया इसको, तो नेगेटिव करंट के लिए करंट ही नहीं मिल रहा है, बट वोल्टेज बढ़, वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज आप और स्ट्रॉन्ग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करंट ही नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं ये ग्राफ को हल्का सा नीचे क्यों बना रहा हूं पता है? क्योंकि थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन्स हो पी टाइप में भी होते हैं, थोड़े बहुत होल्स तो एन टाइप में होते हैं, उनकी वजह से एक लीकेज करंट मिलता है। आइडियल में नहीं मिलता, रियल में थोड़ा सा लीकेज मिलता है, माइक्रो नैनो एम्पियर का, माइक्रो एम्पियर बोल दो। और फिर आप एक लेवल के बाद वोल्टेज बढ़ा दोगे ना, उस वोल्टेज पे ये पूरा डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बाद वो डायोड में आप बिना वोल्टेज बढ़ाए भी करंट बना सकते हो, करंट फ्लो ही करता रहेगा, करंट फ्लो ही करता रहेगा।
लेकिन एक मिनिमम वोल्टेज क्रॉस करने के बाद में उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वो एक ही वोल्टेज पे जो करंट चाहिए वो दे सकता है। तो यहां वो रेजिस्टर रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। जो भी आप वोल्टेज है उसी वोल्टेज पे जो करंट चाहिए दे सकता है वो। तो ये है आपका ब्रेक डाउन। यूजुअली इस ब्रेक डाउन को जीनर ब्रेक डाउन बोला जाता है। अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब हम इससे इतने से ही ये सवाल तो कर ही सकते हैं। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। नहीं, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जो मैंने बोला ना, इतना आपको वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि वो बीच के डिप्लीशन रीजन को तोड़ पाए। डिप्लीशन रीजन तोड़ने के लिए जो वोल्टेज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इनिशियली आप वोल्टेज दोगे, वो डिप्लीशन रीजन टूटेगा, तब तक जो वोल्टेज कंज्यूम हो उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। उतने वोल्टेज का बैरियर है। अगर मैं बोलूं सिलिकॉन डायोड, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, एक शायद सिलिकॉन का 1.1 है, 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 वोल्ट मान लो ना, तो मैं 1.1 वोल्ट दूंगा ना, मैं 0 वोल्ट दिया कुछ नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। 1 वोल्ट दिया, करंट फ्लो नहीं करेगा। 1.1 दिया, 1.1 पे वो जो सेमीकंडक्टर है उसमें बीच में डिप्लीशन रीजन वो टूटेगा। उसके बाद जो भी आप करंट दोगे, वोल्टेज दोगे, वही वोल्टेज आगे बढ़ेगा। तो तोड़ने के लिए चाहिए आपको। तो रिड्यूस करता है मेजॉरिटी कैरियर्स? नहीं। लोअर करता है पोटेंशियल बैरियर? यस, पोटेंशियल बैरियर लोअर करता है एज फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड ना। ये तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ये ग्राफ काफी बार पूछा जाता है, आप उसको याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यो 14.6 हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। रेक्टिफायर, पहले आपको पता है रेक्टिफायर का काम क्या है। अपने एसी सर्किट्स में ना, आपके घर पे कौन सा पावर सप्लाई आता है पता है आपको? आपके घर पे आता है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। समझो ये जनरेटर है, जनरेटर से आपके घर में आ गया ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। आपके घर में सबसे पहले जो भी डिवाइस आप यूज करोगे उस डिवाइस में होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर होगा। ये आपको घर पे आपके पावर प्लग में जो आता है, जो भी आपका सॉकेट होता है, वहां पे आता है 230 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज ये फिक्स है। अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में ये फिक्स है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये ट्रांसफॉर्मर आपका, आप जो फोन चार्ज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां फोन चार्ज कर रहा था, ये देखो, अब मैं ये चार्जर का प्लग जो है वो मैं डाल दूंगा सॉकेट में। जैसे ही मैं इसको सॉकेट में डालूंगा, यहां इनपुट आ गया, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये डब्बे के अंदर पहला होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएगा हमारा इनपुट। अब मेरे फोन को चार्ज करने के लिए, मेरा फोन छोटा सा, इतना छोटा सा फोन है, इतने फोन को चार्ज करने के लिए इसको 230 वोल्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 वोल्ट से भी काम चल सकता है। मैं एक्चुअली बताऊं कितना वोल्ट पे काम चलता है, यहां पे लिखा भी होता है। चार्जर पुराना हो गया तो शायद रीड भी ना हो गया, पता, यहां पे लिखा होता है 15 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट लिखा है, 5 वोल्ट। सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए मेरे फोन को चार्ज करने के लिए। तो आउटपुट में मुझे कितना चाहिए? यहां पे समझ लो कि मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, और इसमें सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। मेरे फोन को चार्ज करने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट मेरे को देना है, सिर्फ 5 वोल्ट देना है। तो ये 230 वोल्ट में दे रहा हूं, वहां से 5 वोल्ट कैसे लूंगा? मेरे फोन के चार्जर के लिए मैं जहां पे जनरेटर है वहां से लेकर अलग वायर तो नहीं मंगा सकता, क्योंकि मेरा फोन 5 वोल्ट पे काम करेगा। अगर मेरे पास घर पे माइक्रोवेव ओवन है, घर पे अगर मेरे पास में माइक्रोवेव ओवन है, तो वो माइक्रोवेव ओवन जो है बेटा, वो तो काम करेगा 300 वोल्ट पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, है ना। अगर मेरे पास में घर में एसी है, एयर कंडीशनर है, तो वो एयर कंडीशनर जो होता है वो तो काम करता है 500 वोल्ट पे फॉर एग्जांपल। तो मेरे घर में हर अलग अलग डिवाइस अलग अलग वोल्ट पे काम करेगा। तो मैं हर किसी के लिए अलग अलग सॉकेट थोड़ी बनवाऊंगा। उसके लिए ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर जो भी आप डिवाइस को यूज करना उसके हिसाब से उसको बदल देता है। जैसे मैं अभी फोन चार्ज करना चाहता हूं, तो मेरा ट्रांसफॉर्मर इस 230 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट में। बट ट्रांसफॉर्मर ने एसी सप्लाई था, ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई कैसा था? एसी था पहले। तो यहां पे भी वो एसी सप्लाई ही देगा, एसी सप्लाई ही देगा। ठीक है, बट मेरे फोन के अंदर एसी सप्लाई जाएगा, उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है। क्योंकि आप फिर ऑब्जर्व करोगे मेरे फोन में चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, चालू वन, चार्जिंग ऑन ऑफ, ऐसा होता रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऐसा। समझा? तो हमने यहां इनपुट जो था वो तो यहां आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया।
हमने वोल्टेज तो चेंज कर लिया, जब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज होता है ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऐसा ही हायर वोल्टेज यहां हो जाएगा तो स्टेप अप हो जाएगा। बट ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डब्बा होता है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मुझे यही 5 वोल्ट दे देगा और यहां से हमारा फोन का चार्जिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, यही 5 वोल्ट, ऑब्वियसली मैं इसको सर्किट बता रहा हूं, तो यही 5 वोल्ट दे देगा, बट डीसी करके दे देगा। एसी से क्या कर दिया डीसी ने। तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी करके देना। तो जब मैं बोलता हूं मेरे इस चार्जर के डब्बे के अंदर ट्रांसफार्मर है, तो उसके साथ रेक्टिफायर भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलके मेरे फोन को डायरेक्ट करंट दे रहे, कंटिन्यूअस करंट दे रहे हैं। अदरवाइज मेरे फोन में एक सेल लगाना पड़ता था जो कंटिन्यूअस करंट दे। समझ में आ गया। तो ऐसा, अभी तो हमारे पास सेल तो होता है, बट उस बैटरी को चार्ज करते रहने के लिए हम ऐसे चार्जिंग कराते हैं डीसी सप्लाई से। अब समझा आपको रेक्टिफायर का काम। हमारे पास 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव, अंदर क्या होता है उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, वो आपको पता है। एक ही डायोड यूज किया तो हाफ वेव, 2 डायोड यूज किया विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर तो फुल वेव। तो यहां होता है दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा ऐसा होता है जहां पे आप इनपुट दोगे और आउटपुट में क्या मिलेगा वो बताता हूं। ठीक है, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट दिया कुछ ऐसा। ठीक है, 2 वेव बनाता हूं ऐसा। यह है आपका इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इनपुट है। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाली वेव पॉजिटिव हाफ, सिर्फ पॉजिटिव हाफ। ठीक है, इतना मिलेगा आपको। ये हाफ वेव क्या करता है, नेगेटिव साइकिल्स को ट्रिप कर देता है, काट देता है, फिर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स देता है। दिस इज योर आउटपुट। अब पॉजिटिव साइकिल्स ही मिली, यानी नेगेटिव साइकिल है नहीं, तो ये डीसी है। ऑब्वियसली वेरिंग डीसी है, बट है डीसी क्योंकि पॉजिटिव साइकिल्स ही है। इसी तरह अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर हम बना ले सेंटर टैप ट्रांसफार्मर डाल के, तो इनपुट और आउटपुट में फुल वेव में क्या फर्क होता है पता है। हम यहां इनपुट अभी भी वही दे रहे हैं, पूरा एसी ही इनपुट दे रहे हैं, एसी सप्लाई ही अभी तक हमारा इनपुट है। ठीक है, अभी तक इनपुट क्या है बेटा, एसी सप्लाई, ये इनपुट है। टाइम के साथ में 2 वेव बनानी है यार, ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा इनपुट ये है। ठीक है, ये 2 वेव बना ली मैंने। अब ये इनपुट है, टाइम के साथ में ये इनपुट है, ये वोल्टेज है। अब हमारा फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो देता ही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो देगा ही, लेकिन नेगेटिव साइकिल को पलट के, नेगेटिव साइकिल को पलट के उसको भी पॉजिटिव बना देगा। पलट दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको भी पलट के पॉजिटिव बना देगा। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये हमारे पास में हो गया करंट। समझ में आ गया। तो ये सॉरी वोल्टेज, तो ये हमें दे दिया डीसी। अब ये आपका इनपुट आउटपुट ग्राफ है हाफ वेव का, या इनपुट आउटपुट ग्राफ है फुल वेव का। फुल वेव जो है ना ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हाफ वेव में 50% ऑफ एनर्जी तो कैंसिल हो जा रही है, फुल वेव में 50% एनर्जी जो कैंसिल हो रही थी वो मिल रही है, उल्टा पॉजिटिव करके मिल रही है। तो इसीलिए अगर कोई आपको पूछे कि इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसका एक वेव इतना है ना बेटा, तो उसके आउटपुट का एक वेव कितना है, एक वेव जो है बेटा अभी भी इतना ही है, देखो, क्योंकि इसके बाद वापस उतना ही रिपीट होने वाला है। तो एक रिपीटिंग यूनिट तो यही है ना, तो ये भी उसका फ्रीक्वेंसी एफ ही है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम। लेकिन इसमें बात करो फुल वेव रेक्टिफायर में, एक वेव इतना है जो वापस रिपीट हो रहा है, एक रिपीटिंग यूनिट जो होता है इतना होता है, लेकिन इसमें ये रिपीटिंग यूनिट है, इसको ही बार बार रिपीट कर रहे हो, तो यहां सेम यूनिट 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक वेव 2 बार हुई, तो यहां एक ही वेव 4 बार हो गई। तो यहां फ्रीक्वेंसी अगर एफ होगी तो यहां डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में 2 वेव पास होगी है, तो यहां 1 सेकंड में वही वाली 4 पास हो जाएगी, तो इसकी डबल फ्रीक्वेंसी याद रहेगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ, और इसमें हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, यहां पे फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, यहां टाइम पीरियड रिमेन सेम। दूसरा, इसमें एफिशिएंसी जो होती है ना वो 50% होती है, मिनिमम मैक्सिमम 50% होती है। क्यों? क्योंकि आधा वेव तो कट हो गया,
बाकी जो रियलिस्टिकली थोड़ा बहुत वोल्टेज कट जाता है वो तो हमने गिना ही नहीं, वरना 50 से भी कम आएगी एफिशिएंसी। इसमें हमारी एफिशिएंसी 100%, आइडियली 100% गिनी जाती है, बट 100 से तो ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि इनिशियल का थोड़ा वोल्ट और बाद का थोड़ा वोल्ट और पोटेंशियल बैरियर में कटता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत बता दिया ना। आपको बोलना है यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। ओके, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट इज 50। इनपुट 50 है, आउटपुट भी सेम ही है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी। इनपुट 50 है तो आउटपुट डबल है, यानी कि आउटपुट में फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। ये डिफरेंस है बेटा। आई होप आपको समझा कि इनपुट आउटपुट में इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। ठीक है, देख लिया, यहां सोल्यूशन है छोटे, समझ में आ गया। सो आई होप आपको समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे बेटा। अब ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं या इंटेक्स क्वेश्चन है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही करें, इसलिए मैंने यही करा है। बट आप अगर मेरे साथ कोई बैच में जुड़े हो तो वहां पे मैं इसको डिटेल में पीवाईक्यूज के साथ कराने वाला हूं, जैसे 12th बोर्ड बूस्टर 2.0। अब मैं आप सभी को दो तीन चीजें कहना चाहता हूं बेटा, बिफोर वी एंड अप दिस सीरीज। मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा, आप मेहनत कर रहे हो, आप लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, सिर्फ आप मेहनत पे रहोगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारा ऑल द बेस्ट। बहुत सारा ऑल द बेस्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चलो तो ठीक है, जो भी है। तो आप सभी पूरे दिल से ट्राई करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपको आउट ऑफ ही चाहिए, लेकिन जो आपका लेवल है, जिस लेवल तक आप अभी तक परफॉर्म करते हैं, उससे 10% तो एटलीस्ट इंप्रूव करने की ट्राई जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रियलिटी पहचानो। आपका दोस्त ये पढ़ रहा है इसीलिए मैं ये पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं। आपको जो टॉपिक स्ट्रांग लगते हैं, जो टॉपिक वीक लगते हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। आपका अपना पर्सनल प्लान बनाओ बेटा, दूसरे के हिसाब से मत बनाओ। वो बोलेगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो बोलेगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको जब भी मैंने कोई सेशन लिया तो पिछले 10 साल का एनालिसिस दिया, ताकि आप पता करो कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क का आता है, कौन सा टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस एनालिसिस के हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मेरी प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई और मेरी बोर्ड एग्जाम्स अभी तो बहुत नजदीक है, तो मैं सबसे पहला ये काम करूंगा, मैं इंडेक्स पे वो टॉपिक्स को स्टार कर दूंगा जो मुझे फेवरेट लगते हैं, जो मुझे इजी लगते हैं, जो जिससे मुझे डर नहीं लगता। उन टॉपिक्स को मैं कवर अप करने की जल्दी ट्राई करूंगा। माय गोल इज नॉट टू स्कोर 100%, सो व्हाई वुड आई इवन कंप्लीट 100% सिलेबस इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट। तो मैं सिर्फ प्रिपेयर करूंगा जो मुझे, अगर 6 टॉपिक पूरे फिजिक्स में 14 चैप्टर में से मुझे 6 ही चैप्टर है जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे आते भी है, तो मैं 6 ही चैप्टर पे पहले फोकस करूंगा। समझ में आ गया। उन 6 चैप्टर्स को स्किप करके पहले हार्ड वाले करने जाओगे, ऐसा नहीं। हार्ड वाले करने जाओगे तब तक में बहुत टाइम खींच जाएगा, और तब तक आपके ये जो 6 चैप्टर्स आपको मार्क्स देने वाले थे वो भी नहीं आपके आएंगे। तो पहले हमेशा याद रखो, जो आपके हाथ का है, जो आपकी मेहनत का है, जो आपको आता है, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो, उसको पहले कर लो। उसके बाद आप हाथ पैर मारो, उसके बाद और सीखने की कोशिश करो, और एक्स्ट्रा चैप्टर जो आप इंक्लूड कर पाओ अपने सिलेबस में पढ़ते वक्त में, उनको इंक्लूड करो। तो पहले जो इजी लगता है, जो आता है, जो कंफर्टेबल लगता है, उनको पढ़ो। हर सब्जेक्ट की बात है। फिर आप उन पे जाओ जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। फिर उन पे जाओ जिसमें आपको जरूरी है वो करना। या तो जो चैप्टर आप स्किप कर रहे हो ना, 100% स्किप मत करो कुछ भी। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल नहीं का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल वाला चैप्टर नहीं करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर करना ही नहीं है। कंप्लीटली स्किप मत करो। उसमें कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ईजी है, जैसे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, इतना छोटा सा आंसर पढ़ लो। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, इतना छोटा सा पढ़ लो। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको उस चैप्टर के मार्क्स भी मिलेंगे। समझ में आ गया। सो प्लीज डू नॉट स्किप द चैप्टर्स एंटायरली, यू कैन स्किप सम ऑफ द टॉपिक्स, बट इवन वो टॉपिक्स को स्किप करने के पहले इस एनालिसिस में जाके देखो कि क्या वो सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन वाला टॉपिक है, तो उस टॉपिक को स्किप मत करना प्लीज। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं। दूसरा, पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स मुश्किल नहीं होती, बोर्ड एग्जाम्स आसान होती है। हर साल लाखों बच्चे देते हैं, 12-15 लाख बच्चे हर साल अचीव करते हैं इस एग्जाम देके। ठीक है, तो आप भी उन्हीं में से एग्जाम दे रहे हो। नथिंग एक्सेप्शनल फॉर यू। इतना स्ट्रेस मत लो, इतना लोड मत लो। एक एग्जाम आपका बहुत लाइफ चेंज नहीं कर सकती। इट कैन चेंज योर लाइफ, बट आप चाहो तो आपकी लाइफ दूसरे कोई साल में भी चेंज हो सकती है। लेकिन आपका दिमाग में ये चलना ही नहीं चाहिए कि मैं बाद में कुछ कर लूंगा। नहीं, अभी आप कर पा रहे हो ना, तो ही बाद में कर पाओगे ना। समझ में आ गया। सो प्लीज ट्राई टू डू इट नाउ।
ये दूसरी बात थी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको कोई लग रहा है ये टॉपिक करना है, डू इट नाउ, कल के लिए मत छोड़ो, वो नहीं होगा कल। कल कोई कैलेंडर में होता ही नहीं, कहाँ कौन से कैलेंडर में टुमारो यस्टरडे होता है, नहीं होता। देयर इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वेयर इज टुमारो एंड यस्टरडे, और ये ऐसा नहीं होता, समडे भी कोई कैलेंडर में नहीं होता। सो प्लीज डू इट, ओके। तीसरी चीज, हमेशा पेपर लिखते वक्त में, आप एग्जाम में जाओगे, बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखोगे, पेपर लिखते वक्त में एक चीज याद रखिए कि पहले बड़े मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, ताकि उस क्वेश्चन से आपके मार्क्स अचीव हो जाए। फिर एक एक मार्क वाले में टाइम डालिए। काफी बार एक एक मार्क वाले क्वेश्चन एमसीक्यू जो होते हैं वो आपका ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और आपका बड़ा जो क्वेश्चन है उसमें अटेम्प्ट करने में आपको समय नहीं मिलता, पेपर छूट जाता है। सो ऐसा मत करिए प्लीज, पहले बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन कोई भी सेक्शन चालू करो, सेक्शन एक साथ खत्म करो, तो बड़ा सेक्शन चालू करिए पहले, जहां पे ज्यादा मार्क्स आप कैप्चर कर पाओ कम से कम सवाल में। लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, हायर अमाउंट ऑफ मार्क्स, इसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। भले बड़े होते लेकिन आप पहले ही पहाड़ चढ़ चुके हो, फिर तो थोड़ा सा ही चढ़ना है एक एक मार्क वाले में। समझ में आ गया? ये तीसरी चीज थी आप सभी के लिए। चौथी चीज, एक लास्ट चीज है, मैं आपके साथ हूं, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, टाइम बाकी है, आपके हाथ में अभी भी बाजी, आप चाहो तो गेम पलट सकते हो, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, आई होप टू सी यू सून। तब तक के लिए कनेक्टेड रहते हैं आपस में, और ये कमेंट बॉक्स में तो आप मुझसे बात कर ही सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।